12 जून को पटना में 12 क्षेत्रीय दल मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय पार्टियों का डर सताने लगा है। इस कदर डर सताने लगा है कि उन्होंने बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से कहा है कि क्षेत्रीय अस्मिता की बात करनी है, क्षेत्रीय दलों का भरोसा जीतने की बात करनी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये क्षेत्रीय दल जनता का क्या भरोसा जीत पाएंगे और 2024 में चुनौती दे पाएंगे। मुझे लगता है देने की स्थिति में है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों का पहला बड़ा सम्मेलन, पहला एक गंभीर सम्मेलन होने जा रहा है, जो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात है। चिंता की बात दो तरीके से है। एक, 12 से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां मिल रही हैं। दो ऐसी पार्टियां मिल रही हैं जो अब तक गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी की एक मोर्चे की वकालत करती रही हैं, लेकिन इस सम्मेलन में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल होगी। ये गंभीर बात है। तीसरी गंभीर बात है कि इनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं या ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। इसमें ममता बनर्जी हैं, इसमें नीतीश कुमार हैं, इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी है, इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, इसमें शरद पवार हैं, इसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, इसमें हेमंत सोरेन हैं और इसके साथ साथ स्टालिन हैं। मोटे तौर पर इतने लोग, हाँ, अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ इनके राज्यों में, जहाँ जहाँ जिस राज्य से आते हैं, करीब 222-223 लोकसभा की सीटें आती हैं। और इसमें मैं लेफ़्ट को भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि लेफ़्ट भी बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है। तो पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल थे। उसमें दो बड़ी बातें कही, जिससे पता लगता है कि किस कदर परेशान है, किस कदर वो क्षेत्रीय पार्टियों के कथित रूप से एक होने की संभावना से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कैसे उनको 2024 में कुर्सी जाती हुई दिख रही है। तो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ संपर्क बढ़ाइए। क्षेत्रीय दलों में जो छवि है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खा जाती है, बीजेपी अच्छा बर्ताव नहीं करती है, बीजेपी दादागिरी के भाव में बड़े भाई की भूमिका में इस रूप में रहती है, इस मिसकंसेप्शन को घटाइए, ख़त्म कीजिए, हाथ बढ़ाइए। यानी मोदी जी को लगता है कि एनडीए में जितने धड़े इस समय शामिल हैं, उससे कतई काम चलने वाला नहीं है। अकाली दल, चंद्रबाबू नायडू ने आ सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ख़त्म से हैं, वहाँ जगनमोहन रेड्डी का राज है। और अकालियों की भी 13 में पंजाब में सीटें हैं कुल मिलाकर। उसमें आम आदमी पार्टी ने भी जलंधर की सीट जीती और विधानसभा के अंदर 117 में से 92 सीटें जीती। कांग्रेस का भी गठबंधन जनाधार है, बड़ा तगड़ा जनाधार है। तो बीजेपी के हाथ अकाली दल के साथ समझौता करने पर भी बहुत कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो ऐसे में यह घबराहट फैली है। प्रधानमंत्री ने, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, मुख्यमंत्रियों से कहा कि क्षेत्रीय अस्मिता की बात करें, हम क्षेत्रीय अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ तो राष्ट्रीय एंगल हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो रहा था, विश्व गुरु की भूमिका हो रही थी, और कहाँ कर्नाटक में बीजेपी की हार ऐसी हुई, ऐसी ज़बरदस्त हार हुई कि अब क्षेत्रीय अस्मिता याद आने लगी। क्षेत्रीय एस्पिरेशंस के लिए हम जीते हैं, ये कहा जा रहा है। तो साफ है मोदी जी डरे हुए हैं। दूसरी बात है, इसी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोई भी योजना बनाइए तो उसमें अपने क्षेत्र के स्थानीय सांसद को सामने रखकर बनाइए, श्रेय यानी सांसद को दीजिए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि बहुत से राज्य हैं, इसमें हम गिनती शुरू करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 100% करीब सीटें, कर्नाटक भी जोड़ दिया जाए, 100% सीटें बीजेपी को मिली थी, पिछली 2 बार से मिल रही हैं।
तो एंटी इनकम्बेंसी है इन सांसदों के खिलाफ। आप समझ रहे हैं ना, सबको हटा भी नहीं सकते, कुछ सीट कुछ बदल सकते हैं, कुछ को हटा सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म करने का कि श्रेय योजनाओं का इनको दिया जाए। तो ये डर सताया हुआ है। तीसरी बात मुख्यमंत्रियों के से उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, दूसरी और योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आयुष्मान योजना है, तमाम और योजनाएं हैं, उसमें 100% अचीवमेंट हो जाना चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले। यानी लाभार्थियों की संख्या इस समय जितनी है उससे मोदी जी संतुष्ट नहीं हैं। 22 करोड़ लाभार्थी 2019 में बताए जा रहे थे, और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने आंकलन किया। हालांकि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, अच्छे खासे बहुमत से सत्ता में आई, लेकिन आंकलन किया गया कि उतने प्रतिशत लाभार्थियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया जितना पहले देते आए थे। तो यानी मोदी जी को तीसरा डर सता रहा है कि लाभार्थियों की संख्या भी कम हो गई तो फिर क्या होगा। वैसे भी राज्य सरकारें अपने अपने लाभार्थी का एक अलग वोट बैंक तैयार करने में लगी हैं, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत हो, चाहे कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार हो, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन हो, जिन्होंने अभी दूध को लेकर एक आंदोलन टाइप शुरू किया है। कर्नाटक में भी हमने देखा था, नंदिनी दूध को लेकर ये चीज़ें सामने आई थी। और ममता है, केसीआर है, ये सब अपनी अपनी जगह स्ट्रांग है और बहुत से भी अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं और इनके अपने लाभार्थी हैं। तो लाभार्थियों का डर, मेगा प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रही बीजेपी सरकार। इसका भी आंकड़ा इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है। भारत सरकार का जो सांख्यिकी विभाग है, जो मॉनिटरिंग करता है ऐसी परियोजनाओं की, उसमें 1566 परियोजनाओं का मॉनिटरिंग की गई, जिसमें 150 करोड़ से ऊपर की पूंजी लगी थी, 1000 करोड़ से ऊपर की भी पूंजी थी, कुछ में 2000 करोड़ तक की पूंजी थी। तो उसका जो मॉनिटरिंग का जो निष्कर्ष सामने आया वो मोदी सरकार के लिए और ख़तरनाक है, क्योंकि ये तो काम करने के लिए जानी जाती थी, तेज़ी से काम करने के लिए जानी जाती थी। एयरपोर्ट बन के 74, जो 70 साल में 74 बने थे, हमने 9 साल में 74 बना दिए। हाईवे बन गए, इतने किलोमीटर हाईवे रोज, पोर्ट बन गए, वंदे भारत एक्सप्रेस और तमाम चीज़ें। लेकिन ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात है वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। आंकड़ा ये कहता है कि 1566 प्रोजेक्ट में से सिर्फ 12 प्रोजेक्ट हैं जो शेड्यूल से पहले, समय से पहले पूरे हुए हैं। शाबाशी। इसके अलावा 292 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो समय पर पूरे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन 931 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो देरी से चल रहे हैं, देरी से पूरे होंगे। ऐसे में लागत करीब 20-21% बढ़ जाएगी। 4,66,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से देना होगा, क्योंकि लागत इतनी बढ़ जाएगी समय पर पूरा करने के लिए। लेकिन नहीं हो पाएगा ये काम। अब आप चुनावी साल में 4,66,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से दे देंगे, जो पहले करीब इन परियोजनाओं के लिए 26 लाख करोड़ रुपया रखा गया है और वो अलग है, उसमें से भी 14 लाख करोड़ के आसपास ही यूटिलाइज हुआ है। तो इतने लाख करोड़ रुपया आप परियोजनाओं पर दें, या इतने लाख करोड़ रुपया आप प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना का विस्तार, उजाला योजना का विस्तार, हर घर नल, हर नल के लिए जल जैसी योजनाओं पर आप डाल दें, किस में ज़्यादा फ़ायदा है? देश का फ़ायदा समग्र रूप से तो बड़ी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में था, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। तो क्यों ना फिर वोट का जुगाड़ किया जाए। और वोट का जुगाड़ कैसे किया जा सकता है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ साधन है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घरों की संख्या बढ़ा दो। और फसल बीमा में किसानों को मुआवजा समय पर नहीं मिलता, उसकी कोई समुचित व्यवस्था कर दो। और इसके साथ साथ ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हर घर नल पहुंचाने की व्यवस्था, पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था कर दो। तो ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम इस परियोजना, ऐसी योजनाओं की हम आलोचना कर रहे हैं। अच्छी योजनाएं हैं, गरीब को घर मिलना चाहिए, हर किसी को साफ पानी मिले, ये सरकार का बुनियादी दायित्व बनता है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन जो सरकार दावे करती रही उसके में तो ये मेल नहीं खाता, एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि
मनमोहन सिंह सरकार के समय में परियोजनाएं देर से चलती थी, वन पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस, एनवायरनमेंट मंत्रालय से क्लियरेंस देर से मिलता था। मार्गरेट अल्वा उसकी मंत्री थी, तो यही बीजेपी के नेता थे जो अल्वा टैक्स, मार्गरेट टैक्स की बात करते थे कि टैक्स की वसूली करती है मार्गरेट अल्वा प्रोजेक्ट को क्लियर करने में। अब जो प्रोजेक्ट क्लियर होने में देरी हो रही है, तो क्या यहाँ भी टैक्स की वसूली हो रही है? स्वाभाविक सा एक सवाल उठता है। पहले भी कहा जाता था कि भूमि अधिग्रहण समय पर नहीं हो पाता। मोदी सरकार आई तो कहा हम भूमि अधिग्रहण की चीज़ें में सुधार लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, तेजी लाएंगे, लेकिन अब भी वही वजह मंत्रालय बता रहा है कि वही वन विभाग और पर्यावरण विभाग के क्लियरेंस मिलने में देरी हो रही है, और दूसरा जो किसानों का से खेती वाली ज़मीन या दूसरी ज़मीन लेनी है, भूमि अधिग्रहण, उसमें देरी हो रही है। बाकी कोविड और दूसरी चीज़ें बताई गई हैं जो अपनी जगह वाजिब है, कोविड वाला रीज़न अपनी जगह वाजिब है। तो ये 3-4 मोर्चों पर लक्ष्य हासिल नहीं हो रहे। तो चिंता की बात यह है कि 10 साल बाद जब 2024 में सरकार एक बार फिर वोटर के पास जाएगी तो जनता हिसाब मांगेगी। 5 साल बाद हिसाब नहीं मांगा था। यकीन किया था मोदी जी पर कि आधी अधूरा काम शुरू हुआ है, आधा अधूरा काम है, एक मौका और देते हैं। मनमोहन सिंह जी को भी 10 साल दिए थे, तो मोदी जी को भी स्वाभाविक है 10 साल दिए जाएंगे। लेकिन अब जनता हिसाब मांगेगी। अब विपक्ष और मजबूत हुआ है, अब विपक्ष और एक हुआ है। 2014-2019 में जितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी अपने दम पर, वो संख्या कम हो गई है। सिर्फ 4 राज्य रह गए हैं जहाँ बीजेपी की अपने दम पर सरकार है। गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और असम में है। बाकी जगह जुगाड़ है, उधार का सिंदूर है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, जैसे हरियाणा हुआ। और इतने ही राज्य हैं जिसमें कांग्रेस की भी अपने दम पर सरकार है। कर्नाटक नया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो कहानी मोदी के लिए थोड़ी उलझती जा रही है। तो 3 चीज़ों पर फोकस कर रही है मोदी सरकार। एक, क्षेत्रीय दलों का दायरा बढ़ाया जाए, क्षेत्रीय दलों से और दोस्ती की जाए, एनडीए का विस्तार किया जाए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के और प्रयास किए जाएं। और तीसरा, मेगा प्रोजेक्ट्स को थोड़ा हाशिए पर डाला जाए और जनता, गरीब कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ज़्यादा काम किया जाए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।